हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की एबीसीडी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, मतलब इन एलिमेंट्स को हमें क्लासीफाई करके ही क्यों पढ़ना होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई 8-10 बुक है, उसमें से हमें कोई एक स्पेसिफिक बुक खोजनी है, मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या किसी भी सब्जेक्ट की एक बुक खोजनी है उसमें से, तो हम आसानी से उसमें से उठा सकते हैं एक बुक, ठीक है, हमें आसानी से मिल जाएगी। पर यही अगर बहुत सारी बुक हो, जैसे स्टेशनरी की शॉप में या फिर लाइब्रेरी में, उसमें से हमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठानी है, तो क्या हम आसानी से, अगर उसे अनऑर्गेनाइज टाइप से वो रखा हुआ है, तो उठा सकते हैं? नहीं ना। तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसे अरेंज करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग, इनऑर्गेनिक की अलग, और क्लास वाइज सारे क्लास की अलग अलग बुक अरेंज करके वहाँ रखी जाती हैं। क्यों? ताकि हमें कोई भी बुक अगर उसमें से चाहिए तो हम आसानी से उसमें से उठा के ले सकें, और उसका एक अलग अलग मतलब उसे क्लासीफाई कर दिया जाता है कि इस रो में इस क्लास की बुक है, इसमें इस सब्जेक्ट की बुक है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, हमें आसानी होती है बुक को खोजने में। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को अच्छे से स्टडी करने में, ठीक है। तो ऐसे ही हम पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके अगर स्टडी करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे हैं तो हमें स्टडी करना ईजी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया और उसे ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में कि पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कहाँ से हुआ था। हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो हम मेंडलीव से स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा उनका, कि मेंडलीव ने क्या सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को एक मतलब एक फॉर्मेट दिया था, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए, मेंडलीव जो थे उन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स को लेकर एक पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया था। उन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स जो उनके पास थे उसमें उन्होंने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल्स कॉलम्स में क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और ऐसे पूरा एक टेबुलर फॉर्म बन गया था। उसी को क्या क्या दिया जाता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव ने जो भी अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें कुछ कुछ उनके एडवांटेज थे और कुछ लिमिटेशन थे। उन दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवांटेज जान लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, मेंडलीव ने जो 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उन्होंने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या किया था, सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक टेबुलर फॉर्म में। कैसे? किसी भी एलिमेंट्स का जो भी वो उनके मतलब किसी भी चीज़ से रिएक्शन करते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, उनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जैसे कैसी होती है। तो जिन एलिमेंट्स की ऑक्साइड की प्रॉपर्टी सेम है, हाइड्राइड्स की सेम है, या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उन्हें क्या किया था, उन्होंने एक साथ रखा था। ऐसे कर करके उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, ठीक है। जब मेंडलीव केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को सेट कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कई जगह क्या हो रहा था, कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले आ जा रहे थे, एटॉमिक मास कम नंबर वाले एलिमेंट्स उनके बाद आ रहे थे। ये चीज़ तो गलत थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, ठीक है। तो ये थे कुछ एडवांटेज मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के। अब हम जानते हैं लिमिटेशन, कि इन्होंने जो लॉ दिया था, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था, उसमें क्या क्या लिमिटेशन थी। तो सबसे पहले लिमिटेशन तो ये थी कि इन्होंने आइसोटोप्स का जो पोजीशन होना चाहिए इस पीरियोडिक टेबल में, उसे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया था, इन्होंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। कैसे? देखिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा। आइसोटोप्स यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन सब का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन इनका क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो इनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए इस पीरियोडिक पूरे टेबल में, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मेंडलीव ने, ठीक है। सेकंड जो लिमिटेशन था इनका, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाया था, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, मिक्स प्रॉपर्टी वाला है। हाइड्रोजन हैलोजन के जैसा भी बिहेव करता है, कुछ जो हमारा नोबल गैसेस है उनके जैसा बिहेव करता है, कुछ फर्स्ट ग्रुप के जैसा बिहेव करता है। मतलब हाइड्रोजन का कोई पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, उसे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये था हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज कुछ थे और कुछ थे लिमिटेशन, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद एक साइंटिस्ट है हमारे हेनरी मोसले 1913 में, ठीक है। 1930 में हेनरी मोसले ने क्या कर रहे थे, एक्सरेज पर कुछ एलिमेंट्स को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या देखा कि जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स थे वो अलग एक्सरेज पे अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के रे दे रहे थे। मतलब डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स थे उन पे एक्सरेज डाला जा रहा था जब, तो वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की एक्सरे को बाहर निकाल रही थी,
ठीक है। तो इन्होंने जब ये चीज़ देखा तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया किस पे, इन्होंने लिया सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे। फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को लेते हुए जब इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया तो इन्होंने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है किसी भी एलिमेंट का, तो वो क्या हो रहा है, एलिमेंट का जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ पता चल गया। अब इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को लेके भी क्या करते हैं, एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो इन्होंने जब क्या किया, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास पे जब ग्राफ ड्रॉ किया तो इन्होंने देखा कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर नहीं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तब इन्होंने क्या कहा कि हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए थे जिनका मानना था कि हमें पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ के बाद ये साइंटिस्ट आए थे, उनका मानना था कि हमें पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। और एक और दिक्कत आती है, अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने जाएंगे तो जैसे हम आइसोटोप्स के बारे में अभी देखें कि कार्बन 12, कार्बन 13, 14, इनका क्या है, एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो हमें इसको अलग अलग, कार्बन 12 को अलग जगह देनी पड़ेगी, 13 को अलग, मतलब इस पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का पूरा अलग अलग जगह होता। ठीक है, तो इसमें से दिक्कत आ जाती। इसीलिए जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया तब इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो फ्रीक्वेंसी हो रही है क्या किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है। तो हमें पूरा ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो जैसे ही इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ क्लियरिफाई किया तो क्या हो गया, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, उसमें कैसी क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल रोज होते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, पूरे वर्टिकल्स रोज बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, आप सभी को पता है कि पीरियड एक होता है, पीरियड कितने होते हैं, पीरियड और ग्रुप, 2 वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो पीरियड्स हमारे होते हैं 7 पूरे, कितने, 7। यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पीरियड्स टोटल होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप हमारे होते हैं टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड मिलके पूरा क्या बनता है, हमारा पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और ये जो पूरे वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। अब आप लोग देख सकते होंगे कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड्स में क्या है, कम एलिमेंट्स है और किसी में ज़्यादा है। जैसे फर्स्ट वाले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड वाले में 8 है, थर्ड वाले में भी 8 है। ऐसे इनका नंबर मतलब सेम नहीं है, इन्हें सिमिलर टाइप से अरेंज नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है, तो ये सारे जो पीरियड्स हैं इनमें इंटरवल जो आ रहा है वो है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। तो ये जो नंबर है पूरा, सबसे पहले 2 क्या हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है। तो इस नंबर को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, कुछ इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। तो वो इंटरवल क्या है, यही है वो इंटरवल, क्या, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यानी कि इस इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की रिपीट होगी। और इसके साथ ही हम मैजिक नंबर की हेल्प से, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, तो हम फर्स्ट वाले पीरियड का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है एलिमेंट का, तो हम मैजिक नंबर्स की हेल्प से जस्ट उसके नीचे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर पता लगा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो कितना आ गया, 3। तो 3 कितना आ गया है, लिथियम का आ गया है एटॉमिक नंबर। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 में हमें क्या ऐड करना है, 8।
3 में हम 8 ऐड करते हैं तो आ जाता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ऐसे ही सोडियम की एटॉमिक नंबर में हमें क्या ऐड करना है, फिर से 8 ऐड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 19, यानी कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। ऐसे ही इन मैजिक नंबर्स को ऐड करके हम रैंडमली किसी भी अगर एलिमेंट को पिक करते हैं तो उसके जस्ट नीचे वाले यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट अगर पिक करते हैं उसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो जिस रो में है, फर्स्ट रो में हमेशा क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है, सेकेंड वाले में हमेशा हमें क्या करना है 8, फिर थर्ड वाले में भी 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32 ऐसे ऐड करना है। तो ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। ये दोनों जो यहाँ पर बने हुए हैं हमारे रोज, ये क्या है, इसी के हैं पार्ट, ठीक है। ये के इसमें आएंगे, ये जो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर भी ग्रीन है, लैंथेनम के बाद जो ये स्टार्ट हुआ है ये यहीं पर फिट होगा, और ये जो एक्टिनम के बाद है यहीं पर है, बस इसको अलग रखा गया, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि अलग क्यों रखा गया है, पर ये काउंट इसी में होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कैसे पता चल जाएगा, 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18, 32 और 32, ये इसी में आएगा, इसे अलग से काउंट नहीं करेंगे। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट का पता लगा सकते हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट का अगर हमें पता है कि 27 है, तो 27 में देखिए कौन से पीरियड में आ रहा है कोबाल्ट, गिन काउंट कर लेते हैं, 4th में आ रहा है, तो 4 के लिए हमें क्या ऐड करना है 18, तो उसमें हम 18 प्लस करेंगे तो कोबाल्ट के जस्ट नीचे जो है उसका हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। इससे तो हमें पता चल गया कि हम एलिमेंट्स को कैसे मतलब मैजिक नंबर की हेल्प से पता कर लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर हमें पीरियड्स में एलिमेंट्स को कहाँ रखना है, किस पीरियड में कौन से एलिमेंट को रखना है, हम रैंडमली कहीं पर भी तो नहीं रख देंगे, इसे अच्छे से अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल को, तो कौन से एलिमेंट को कहाँ कैसे रखा गया है, किस रूल से, उसे हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट को यहाँ पर कैसे वो करके रखा गया है, कैसे मतलब अच्छे से आइडेंटिफाई करके रखा गया है, इसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो पूरा हमारा पीरियोडिक टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड्स में है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन का हम देखते हैं, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि n क्या होता है, n आप सभी जानते होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है n, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, जिस भी एलिमेंट्स की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होती है वो उसी पीरियड में होता है। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ 1s1 है तो n यहाँ पर क्या है, सामने वाला n होता है, ये n है क्या 1, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू n की क्या है 1 है। तो ये हाइड्रोजन जो है हमारा कौन से पीरियड में होगा, फर्स्ट पीरियड में, जो कि है। इसके बाद देखते हैं लिथियम का। लिथियम का क्या होता है 1s2 और 2s1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये है हाईएस्ट नंबर, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो ये कौन से पीरियड में हो जाएगा हमारा लिथियम, सेकेंड पीरियड में। ऐसे ही अगर हम सोडियम का देखें तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ n की हाईएस्ट वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 3 है, ठीक है, n की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, यानी कि ये थर्ड पीरियड में होगा। ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसकी, n की, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है वहाँ से हमें क्या देखना है, n की हाईएस्ट वैल्यू। n की हाईएस्ट वैल्यू मतलब जो यहाँ पर सामने में लिखा होता है, ठीक है, सबके सामने जो लिखा होता है वो एलिमेंट उसी पीरियड में होगा। समझ में आ रहा है, मतलब सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिस भी ऑर्बिटल में, और उसका हमें क्या देखना है, n की वैल्यू देखना है। तो n यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, n की हाईएस्ट वैल्यू 3 हो जाएगी, इसलिए थर्ड पीरियड में होगा। ऐसे हम यहाँ से कोई भी रैंडम कोई भी एलिमेंट को पिक करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो n की जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो किस पीरियड में है। एक पीरियड में रहने वाले सारे एलिमेंट की जो n की वैल्यू होगी वो सेम होगी, n की वैल्यू सेम होगी ना, क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि n की वैल्यू ही बताती है कि वो कौन से पीरियड में है, ठीक है। अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n में इसमें क्या है, n की वैल्यू लास्ट है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है n की, मान लीजिए इसमें 3 आई थी, ठीक है, सॉरी 2 आई थी, तो n की हाईएस्ट वैल्यू इसमें 2 आई थी, तो इसमें भी तो 2 आएगी क्योंकि ये भी तो सेकंड पीरियड में है, इसमें भी 2 आएगी, इसमें भी 2 आएगी, सभी में 2 आएगी। जैसे कार्बन का ही हम यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन का क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है।
तो इसका n की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है। n की हाईएस्ट वैल्यू 2 है ना, तो यानी कि ये कौन से पीरियड में, सेकेंड पीरियड में है। तो एक पीरियड में आने वाले सारे एलिमेंट्स में क्या होते हैं, लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है वो सेम होता है सभी में। ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी, सभी में सेम होगी। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू सेम है, इसीलिए ऑर्बिटल की संख्या भी सेम होगी। अब हम देखते हैं ग्रुप्स के बारे में कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में रहेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ग्रुप्स की बात जब हम करते हैं तो किसी भी एलिमेंट, यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट अगर देखते हैं तो अलग अलग ग्रुप में, हम ग्रुप में इसे क्लासीफाई क्यों किया, अलग अलग ग्रुप में इसे क्यों रखा गया है, क्योंकि एक ग्रुप में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट में लगभग उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, इसीलिए अलग अलग इन्हें ग्रुप्स में बांटा गया है। और एक ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग मैच करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर हम बात करें, जैसे हम लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन क्या है, ये नॉन मेटल भी होता है, कुछ कुछ ये नोबल गैस के जैसा बिहेव करता है, इसकी मिक्स प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एच को क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक स्पेशल केस में रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम किसी भी ग्रुप में नहीं रखते हैं, उसे एक अलग से रखा गया है, ठीक। तो अगर हम बात करें लिथियम से स्टार्ट करते हैं, तो लिथियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम देखें 1s2 और 2s1 होता है। तो इसमें हमें ग्रुप्स का पता लगाने के लिए हमें यहाँ क्या देखना होता है कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये किस में जा रहा है, लास्ट वाला s में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि इसका लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है, s ऑर्बिटल में है, s वाले में। ऐसे ही अगर हम देखें सोडियम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये होता है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, s वाले में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट ये भी होगा। इस ग्रुप के जितने भी होंगे किस में आ जाएंगे, s ब्लॉक। ये तो आप शायद जानते होंगे कि ये क्या है, s ब्लॉक है, ये पूरा ग्रुप जो कहलाता है s ब्लॉक कहलाता है। इसे हम पूरे क्या कहते हैं, p ब्लॉक कहते हैं। ये किस में आता है, d ब्लॉक में आता है, और ये नीचे वाला f ब्लॉक में आता है। तो हम ऐसे ब्लॉक में कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिर्फ इसी से। हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम किसी भी एलिमेंट का कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का, वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है, किस सबशेल में जा रहा है, s में जा रहा है, p में जा रहा है, d में, f में, जिसमें भी जा रहा है वो उसी ऑर्बिटल का हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कोई सा यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही यहाँ पर। तो जैसे हमारा है हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, 1s2 होगा हीलियम का। तो ये किस में आना चाहिए, s ब्लॉक एलिमेंट में आना चाहिए, s ब्लॉक में आना चाहिए। लेकिन ये होता है किसमें, नोबल गैसेस में, यानी कि p ब्लॉक में इसको हम रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैसेस की तरह बिहेव करता है। इसका पूरा क्या है, इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसलिए ये नोबल गैसेस के जैसा होता है, इसलिए इसे p ब्लॉक में हम रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं p ब्लॉक की अगर बात करें, p ब्लॉक से हम कोई भी एलिमेंट अगर लें, जैसे मान लीजिए कार्बन को लेते हैं हम, 1s2 2s2 2p2। तो इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप किस में गया है, p ऑर्बिटल में गया है, p सबशेल में गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही d वाले में जितने भी एलिमेंट हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, d ऑर्बिटल में जाता है। f वाले का क्या होता है, f ऑर्बिटल में जाता है। ऐसे हम अलग अलग टाइप से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके इन्हें अलग अलग ग्रुप में रख दिए। तो s ब्लॉक में जाने का मतलब है, या s में या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो जो हम s ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं अगर, तो उनका क्या होता है, ns1 या ns2 होता है। तो यानी कि या तो वो s में हमें नंबर से मतलब नहीं है, 1 हो या 2 हो, सिर्फ s ऑर्बिटल में लास्ट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में जाना चाहिए। ऐसे ही p में 1 हो, 2 हो, मतलब p2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बारे में हमें इसे अलग से याद रखना पड़ता है, बाकी सभी क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट पूरा क्या होता है, ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं एल्कलीन मेटल, ठीक है। सेकंड वाले को बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, और इसके साथ ही ये जो SPDF पूरा ब्लॉक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थ मेटल्स के बारे में भी, और साथ में SPD ब्लॉक के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।